गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग झारखंड बजट समझने वाले हैं और इस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको भी करेंगे। तो जो भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं उन टेक्निकल टर्म्स का जो मतलब है वो समझेंगे और उसका क्या वैल्यू रखा गया है और इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 3 पार्ट इसका है ना। ये सभी इसी में है, ये कंप्लीट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये अभी अपलोड करने का मतलब ये है, अभी इसको इसलिए अपलोड किया जा रहा है क्योंकि जो शाम को होमवर्क सीरीज चलता है तो उसमें आज का टॉपिक में झारखंड का बजट भी शामिल है। तो आप इसको एक बार देखिए ताकि इवनिंग के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। ठीक है, तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं, उसका जो वैल्यू है वो देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि जो बजट पेश किया जाता है तो उसके जस्ट एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण वो प्रस्तुत किया जाता है। तो 2 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण रखा गया था, है ना। और 3 मार्च को बजट पेश किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? आर्थिक सर्वेक्षण ये होता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में क्या क्या वित्तीय क्रियाएं रही हैं, तो उनका एक तरह से लेखा जोखा होता है। और हम लोग क्या करने वाले हैं अगले वित्तीय वर्ष में, ये होता है बजट, इसका एस्टिमेट होता है। ओके, बजट अगर रखा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही पैसा खर्च किया जाएगा। ये घट भी बढ़ सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ओके, ये रामेश्वर उरांव जो कि झारखंड के वित्त मंत्री हैं, लोहरदगा इनका विधानसभा क्षेत्र है, तो इनके द्वारा जो है ये प्रस्तुत किया गया। और ये तीसरी बार है जब इन्होंने बजट को पेश किया है। ओके, और इसमें बजट को अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा फोकस जो किया गया है वो हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर। 27% जो है वो हेल्थ को दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो बजट के टर्म्स हैं, जैसे कि राजकोषीय घाटा, पूंजीगत व्यय हो गया, अ, इस तरह से जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारे टर्म्स को हम लोग समझेंगे, उसका वैल्यू समझेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डेटा है इसको आप समझिए। सबसे पहले जो बजट पेश हुआ है इसका वैल्यू कितना है? 1,01,101 करोड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डेटा उतना कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं, आसानी से याद रहेगा। 1,01,101 करोड़ ये टोटल वैल्यू है डेटा का, बजट का वैल्यू है। ओके, अब इसमें क्या है कि पिछले साल जो बजट पेश किया गया था तो उसके रेस्पेक्ट में 10.76% ज्यादा है, ये भी याद रखना है। और पिछले साल का बजट क्या था, बस ये वैल्यू आप याद रखिए, 91,277 करोड़, है ना। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि 1 लाख के ऊपर बजट का वैल्यू गया है। 10.76% ये ज्यादा है पिछले बजट के रेस्पेक्ट में। ओके, अब ये जो 1,01,101 करोड़ रुपए है, तो बजट का मतलब क्या है कि हम लोग इतना खर्च करने वाले हैं आने वाले वित्तीय वर्ष में। ये जो चलने वाला है 2022 से 23, हम लोग इतना खर्च करने वाले हैं। अब खर्च करेंगे तो किस तरह से खर्च करेंगे, तो उसे जो है 2 पार्ट में मेनली डिवाइड किया जाता है। एक तरीका होता है डिवाइड करने का कि रिवेन्यू और कैपिटल में आप डिवाइड कीजिए। दूसरा होता है कि आप सेक्टर में डिवाइड कीजिए। तो अगर रेवेन्यू और कैपिटल वैल्यू देखेंगे तो ये जो 1,01,101 करोड़ है, तो इसमें जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसको बोलते हैं राजस्व व्यय, तो इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 76,273 करोड़ रुपए। ओके, और वही अगर हम लोग देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय, तो इसका वैल्यू कितना है? 24,827 करोड़ रुपए। ओके, तो ये जो है ये वैल्यू हो गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये है क्या, इसको समझना जरूरी है, सिर्फ वैल्यू याद रखने से नहीं होगा। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या? वैसे खर्च जो बार बार किए जाते हैं उसको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। और वैसे खर्च जो एक बार होता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगता है ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। किसी स्कीम के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, सैलरी देना है, पेंशन के लिए देना है, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर कोई गाड़ी खरीदता है, तो गाड़ी तो हमेशा खरीदता नहीं है ना, कभी कभी खरीदेगा, 10 साल 5 साल जो भी हो, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जो पेट्रोल भराना पड़ता है, जो वो खर्चा होता है, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो ये 2 टाइप होता है। ओके, तो अब इसको आप समझिए कि टोटल बजट 1,01,101 करोड़ रुपए हो गए। ठीक है, और इसका जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो इतना हो गया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका 24,000 हो गया। ये दोनों वैल्यू याद रहेगा। ओके, अब इसके अलावे कुछ और वैल्यू हैं, जैसे कि ये दोनों समझ गए हम लोग। इसके बाद जो एस्टिमेटेड जीएसडीपी है, जीएसडीपी क्या होता है? जो जीडीपी होता है उसी का जो स्टेट वैल्यू होता है वही होता है जीएसडीपी। ओके, ये 10.72% ये जीएसडीपी है, और अभी हम लोगों ने जस्ट देखा 10.76%।
जो कि पिछले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा था। तो ये होता क्या है? सबसे पहले हम लोग समझेंगे जीडीपी। तो जीडीपी को समझने के बाद हम लोग समझ पाएंगे जीएसडीपी क्या होता है ना? तो ये देख लेते हैं पहले टर्म्स हम लोग कौन-कौन सा है। ये सकल घरेलू उत्पाद हो गया स्टेट वैल्यू का 10.72%। उसके बाद होता है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। ओके? ये क्या होता है कि जब हम लोगों ने बजट तय कर रखा है, ठीक है? इतना खर्च होने वाला है। अब बजट तय किया जाता है तो वो तय कैसे किया जाता है? कितना पैसा आने वाला है, हम लोग कितना खर्च करने वाले हैं। तो पैसा कितना आने वाला है उसके हिसाब से बजट तय होता है। अब ऐसा भी होता है कि पैसा कम आया है, खर्च ज़्यादा हो गया है ना? तो ऐसे केस में क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है। और अगर पैसा ज़्यादा आया, खर्च कम हुआ है, तो ऐसे केस में फिस्कल सरप्लस होता है ना? तो राजकोषीय घाटा का जो अनुमान है वो कितना है? 11,286 करोड़। ये वैल्यू भी पूछा जाता है। ये हो गया राजकोषीय घाटा का अनुमान। ओके? तो ये जो वैल्यू है, ये जीएसडीपी का 2.81% है, जो कि जीएसडीपी के 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 4% है, 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके? अब थोड़े टर्म्स को समझ लेते हैं। जीएसडीपी क्या होता है? जीडीपी को आप समझिए। जीडीपी क्या है कि किसी भी क्षेत्र में जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं या फिर जो सर्विसेज हैं, तो उसका जो मार्केट वैल्यू होता है, उसका जो मार्केट वैल्यू होता है वही होता है जीडीपी, है ना? एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किसी भी कंट्री या स्टेट में मोबाइल फोन बनाए जाते हैं, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो 1000 है। उसी तरह से ईयरफोन बनाया जाता है, उसका मार्केट वैल्यू 200 रुपीज़ है। टोटल 10 मोबाइल्स और 10 ईयरफोन बनाए गए, तो इसका जो मार्केट वैल्यू होगा कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 2000, है ना? तो ये टोटल ऐड करने पर 12,000, ये हो गया जीडीपी। ये जीडीपी हो गया। अब क्या है कि पिछले साल जो जीडीपी रहा, है ना? पिछले साल जो जीडीपी रहा और इस साल जो जीडीपी रहने वाला है, तो दोनों के डिफरेंस को परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे, तो वही कहलाता है इसका विकास दर, है ना? तो वही जो विकास दर है, इस बार कितना अनुमान लगाया गया है? 10.72%। ओके? 10.72%, जो कि करंट प्राइस पर है। एक होता है करंट प्राइस, एक होता है कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस मतलब अभी जो वैल्यू चल रहा है, ये डिफर करता है, मनी जो इन्फ्लेशन होता है उस पर डिफर करता है, लेकिन मेनली आपको जो याद रखना है वो करंट प्राइस का याद रखना है। ओके? तो ये हो गया। और फिसल डिफिसिट कितना? फिसल डिफिसिट जो है ये है टोटल 11,286 करोड़। और इसका मतलब क्या होता है कि जो इनकम है, इनकम से ज़्यादा खर्चा हो गया है। इनकम से ज़्यादा खर्चा हो गया है। और ये जीएसडीपी के 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो अनुमान लगाया गया है वो 2.81% ऑफ झारखंड जीएसडीपी है। ओके? ये तो हम लोगों ने देखा कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कैसे डिवाइड करते हैं। अब हम लोग आते हैं सेक्टर वाइज, है ना? तो मेनली तीन तरह का सेक्टर होता है। एक होता है इकोनॉमिक सेक्टर, तो इसके लिए 31,891 हो गया, सोशल में 37,313 हो गया, जनरल में 31,896 हो गया। ऐसे वैल्यू, ऐसे सेक्टर, ऐसे क्षेत्र जहां से लोगों को हेल्प मिलता है, वित्तीय सहायता दी जाती है ना? तो वो कहलाता है सामाजिक क्षेत्र कहलाता है। लेकिन वैसे क्षेत्र जहां से गवर्नमेंट को फायदा होता है वो कहलाता है इकोनॉमिक सेक्टर। और इन दोनों के अलावा जो क्षेत्र बच जाते हैं वो हो गया जनरल सेक्टर। तो इस तरह से जो है बजट को डिवाइड किया गया है। ये हो गया क्षेत्र के रिस्पेक्ट में सेक्टर वाइज। ओके? अब यहाँ पर ये वैल्यू लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि इकोनॉमिक सेक्टर क्या होता है, सोशल सेक्टर क्या होता है और उसका वैल्यू क्या है, और जनरल सेक्टर क्या होता है। इस दोनों के अलावा जो बच जाता है वो हो गया जनरल सेक्टर। ठीक है? अब आप इस टर्म को देखिए। अब आपको दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में कि कौन कौन सा टर्म है और इसका वैल्यू क्या है। ओके? अब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि बजट में कितना अमाउंट रखा गया है ना? तो ये जो बजट है हम लोग जो खर्च करने वाले हैं, ये पैसा आएगा कहाँ से, उसका भी हिसाब होना चाहिए। पैसा कहीं से आ रहा है उसके हिसाब से ही तो बजट रखा गया है। तो ये जो 1,01,101 करोड़ है, ये आ कहाँ से रहा है, इसको आप देखिए। टोटल कलेक्शन कितने करने हैं? 1,01,101 करोड़। तो ये आएगा कहाँ से? केंद्र सरकार जो मदद देगी उससे 17,405 करोड़ रुपए आएंगे। ओके? स्टेट का जो अपना टैक्स रिवेन्यू है उससे कितना आएगा? 24,850। ठीक है? और ऐसे बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन उसमें स्टेट का भी हिस्सा होता है। ओके? तो ऐसा जो वैल्यू है वो कितना है? 27,006। ठीक है? और टैक्सेस के अलावे जो वैल्यू हो जाते हैं, जैसे कि लोक ऋण हो गया, है ना? और गैर कर राजस्व हो गया, तो ये 18,000 और 13,762 है। तो इन सबको मिला के कितना होता है? 1,01,101 करोड़। तो ये यहाँ से पैसे आने वाले हैं और हम लोग जो खर्च करेंगे उसका बजट है 1,01,101 करोड़। ठीक है?
अब होता ये है कि पैसे तो यहाँ से इतना आ जाते हैं, लेकिन जो खर्च का दायरा रखा गया वो बढ़ जाता है, तो फिर फिजिकल डिफिसिट देखने को मिलता है। ओके, तो ये कुछ वैल्यू हो गया, कुछ टर्म्स हो गया। अब इस पर बेस्ड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन सा स्कीम है, किस स्कीम के लिए कितने खर्च किए जा रहे हैं, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किए जाने वाले हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं बजट पर। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, वित्त वर्ष 2022 से 23 में कितना बजट प्रस्तावित है। तो बजट कितना प्रस्तावित है, ये 1 लाख, कलर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट, 1,01,101 करोड़। डेटा इतना बढ़िया है, ये आसानी से याद रहेगा। ये क्या हो गया, ये इस बार का बजट हो गया। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 76,273, तो ये वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू है ये है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको बोलते हैं राजस्व व्यय, है ना, राजस्व खर्च। और ये जो है 24,827, ये क्या है, ये है पूंजीगत खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। और ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये पिछले बार के रिस्पेक्ट में 59% ज्यादा है। ओके, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022 से 23 में राजस्व राजस्व खर्च कितना है, राजस्व और पूंजीगत, है ना। तो राजस्व हो गया 76 और पूंजीगत हो गया 24, ये हो गया टोटल बजट। यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा राजस्व में, ऑप्शन ए। ठीक है, और पूंजीगत कितना है, पूंजीगत जो है वो 24,000 है, 24,000 करोड़ है। ओके, और पिछले बार के रिस्पेक्ट में ये जो वृद्धि देखने को मिली है वो कितना, 59%, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022 से 23 में सबसे ज्यादा किस प्रक्षेत्र के लिए रकम, है ना, रकम प्रस्तावित किया गया है। तो 3 क्षेत्र हैं, सामान्य, सामाजिक, आर्थिक। सामाजिक वो है जहां से लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है। आर्थिक वो है जहां से गवर्नमेंट को फायदा होता है ना, स्टेट को फायदा होता है, स्टेट का रिवेन्यू बढ़ता है। सामान्य, इन दोनों के अलावा जो बच जाता है वो सामान्य हो गया। तो सबसे ज्यादा जो अमाउंट रखा गया है वो किसके लिए रखा गया है, ये रखा गया है सामाजिक के लिए, है ना, सामाजिक के लिए रखा गया है। तो यहां पर क्या है कि सामान्य जो क्षेत्र है, तो सामान्य क्षेत्र के लिए 31,896 इतना करोड़ है, और सामाजिक के लिए कितना है, 37,313 करोड़ रुपए। और आर्थिक के लिए कितना रखा गया, आर्थिक के लिए 31,891 रखा गया। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर ऑप्शन बी सामाजिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022 से 23 में सरकार को सबसे ज्यादा आय कहां से होने वाला है ना। हम लोगों ने देखा कि 1,01,101 करोड़ का बजट है, तो ये पैसा आएगा कहां से। तो अलग अलग क्षेत्र हैं जहां से पैसा आने वाला है, जैसे कि कर हो गया, है ना, टैक्स रिवेन्यू हो गया, नॉन टैक्स रिवेन्यू हो गया, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना मदद देगी, और वैसे टैक्सेस जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट का भी शेयर है, तो उसमें झारखंड का कितना पैसा बनेगा। तो इस तरह से ये बटा हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे कि कर राजस्व जो है, टैक्स रिवेन्यू, इसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा इनकम यहीं से आने वाला है। ओके, तो ये जो है जैसे कि टैक्स रिवेन्यू, तो टैक्स रिवेन्यू में 24,850 करोड़ आएगा, है ना। नॉन टैक्स रिवेन्यू जो है इसमें 13,762 करोड़ आएगा। जो केंद्रीय सरकार से सहायता मिलेगी, तो उसमें 17,405 करोड़ रुपए। ओके, और केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा होगा, केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, वो होगा 27,000। अच्छा, ये ज्यादा किसका हो जाएगा, केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा हो जाएगा, है ना। केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है वो 27,006 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कर राजस्व नहीं, सबसे ज्यादा होगा केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, ये 27,000 है, और ये है 24,000। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, सबसे ज्यादा हो गया यहाँ पर ये ऑप्शन डी, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, ऑप्शन डी। ओके, इसके अलावा एक और है लोक ऋण। तो जो लोक ऋण है, जो लोन दिए जाते हैं उससे जो वसूली होती है, तो वो कितना है, वो है 18,000 करोड़ रुपए। तो इस तरह से अलग अलग सोर्सेस है जहां से पैसे आएंगे, और उसी के हिसाब से हम लोग खर्च करने वाले हैं। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022 से 23 में करंट प्राइस पर विकास दर कितना प्रतिशत अनुमानित है ना। तो करंट प्राइस पर जो विकास दर अनुमानित है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू है, ये करंट प्राइस देखिए, एक होता है करंट प्राइस और एक होता है कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, है ना। तो करंट में जो वैल्यू है ये है 10.72%, ये वाला याद रखना है। और एक जो है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वाला वैल्यू कितना है, 6.15।
तो करंट अभी जो मूल्य चल रहा है, मूल्य रुपए का जो वैल्यू चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 10.72% है, और ये कांस्टेंट हो गया। वैल्यू आपको ये याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों इसी साल के हैं और 10.72% हो गया ये करंट वैल्यू पर। नेक्स्ट है 2022 से 23 में राजकोषीय घाटा कितना होगा। तो जो राजकोषीय घाटा है वो कितना होने वाला है, 11,286। ये अनुमान लगाया गया है, चूंकि हम लोग अभी खर्च करने वाले हैं और इनकम का एक हमारे पास लेखा जोखा है कि इतना इनकम आने वाला है। तो चलिए इनकम तो आ जाएगा, लेकिन खर्च क्या है, ये बढ़ भी सकता है। तो इसलिए का अनुमान लगाया जाता है कि इससे ज्यादा खर्च नहीं हो, इससे ज्यादा राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो इंक्रीमेंट होगा खर्च में इनकम के रिस्पेक्ट में, वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। और ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये 2.81% है किसका, ये है जीएसडीपी का, ये है जीएसडीपी का। ठीक है, 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4% के अंदर ही होना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहां पर हो गया। नेक्स्ट है 2022 से 23 में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने गांव का चयन किया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, जो बजट होता है, तो बजट में जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, वो याद करना है, और उसके बाद स्कीम बच जाता है। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है स्कीम का, है ना। बजट में स्कीम बहुत सारे होते हैं, और इसके अलावा हो जाते हैं कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो सब याद करने होते हैं। स्कीम काफी ज्यादा होते हैं, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, 100। तो 100 गांव का चयन किया जाएगा, 100 गांव का जो है चयन किया जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, एग्री स्मार्ट ग्राम योजना। ठीक है, 100 गांव का चयन किया जाएगा। वहां के जो विधायक होंगे, उन विधायक के अनुशंसा पर ये गांव का चयन किया जाएगा। ऑप्शन बी 100 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है किस योजना के तहत सरकार द्वारा बायोगैस बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोधन न्याय योजना। ऑप्शन बी गोधन न्याय योजना। तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि जो पशुपालक हैं, जो किसान हैं, उनसे क्या किया जाएगा, उनके जो मवेशी हैं, है ना, मवेशी रखते होंगे जो, तो उनके गोबर को खरीदा जाएगा। ठीक है, इससे होगा ये कि सरकार बायोगैस पर भी काम कर पाएगी और किसानों का इसमें जो है इनकम भी बढ़ेगा। तो दोनों चीज को देख कर ये काम किया गया है, और इस योजना का नाम क्या रखा गया है, गोधन न्याय योजना। ऑप्शन बी गोधन न्याय योजना। ओके, नेक्स्ट है पुनासी जलाशय योजना किस जिला से संबंधित है। पुनासी जलाशय योजना जो है, ये देवघर जिला से संबंधित है ना। ये देवघर जिला से संबंधित है। यहाँ पर क्या है कि मिट्टी बांध का निर्माण किया जाएगा, है ना, और जलाशय में क्या है कि जल को स्टोर किया जाएगा ताकि वो सिंचाई के काम में यूज किया जा सके। ठीक है, और ऐसा कहा गया है कि 2022 के अंत तक ये जो है पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए देवघर। नेक्स्ट है मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना किस जिला से संबंधित है। तो ये जो है देवघर है, दुमका है, गोड्डा, पाकुड़, है ना। तो ये किस जिला से संबंधित है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो दुमका है, तो दुमका में एक जगह है, प्रखंड है, उसका नाम है मसलिया। एक है मसलिया, है ना, एक मसलिया हो गया, और एक रानेश्वर है। ये दो प्रखंड हैं। तो इसी प्रखंड में सिंचाई सुविधा को बढ़ाने के लिए ये मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना को चलाया गया है, स्वीकृति दी गई है। और अगले वित्त वर्ष क्या है कि अगले वित्त वर्ष में इसका कार्य स्टार्ट हो जाएगा। अगले वित्त वर्ष कहने का मतलब अभी मार्च चल रहा है ना, खत्म नहीं हुआ है। तो अभी 2021 से 22 ही चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है। 31 मार्च को ये खत्म होगा। तो ये जो है 2022 से 23 में स्टार्ट होगा इसका काम। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगामी वित्त वर्ष में कितने चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। तो चेक डैम क्या है कि 300 चेक डैम का निर्माण किया जाएगा, है ना। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या है कि जो बांध होते हैं, जो तालाब होते हैं, उसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। ऐसे 193 तालाब होंगे, बांध होंगे, जिनको जो है जीर्णोद्धार किया जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी 300 चेक डैम हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड सरकार अतिरिक्त रकम के आधार पर कितना देगी। तो इसमें क्या है कि अभी जो अमाउंट मिलता है वो 1,30,000, 1,30,000 या फिर 1,20,000 अमाउंट दिया जाता है। ठीक है,
तो ये जो अमाउंट होता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये जो दिया जाता है, तो इसके तहत होता ये है कि 25 वर्ग मीटर के एरिया में घर बन पाता है। छोटा होता है लेकिन काम चलाऊ होता है ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसमें क्या है कि 2 रूम और एक किचन ही बन जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि ये काफी छोटा हो जाता है, तो झारखंड सरकार ने ये फैसला किया है कि झारखंड सरकार इस योजना में 50,000 रुपए अपने तरफ से देगी। 50,000 रुपए मतलब ये तो मिलेगा प्लस ये भी मिलेगा, है ना। तो 50,000 रुपए प्रति आवास के दर से ये अमाउंट दिया जाएगा, किनके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी 50,000 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत भवन को ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लक्ष्य के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर क्या स्थापित किया जाएगा? इसका नाम क्या है? पंचायत ज्ञान केंद्र। क्या नाम है इसका? पंचायत ज्ञान केंद्र, है ना। पंचायत ज्ञान केंद्र, इसके लिए 21 करोड़ का जो है खर्च का प्रस्ताव रखा गया है। खर्च आपको याद नहीं रखना है, यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंचायत ज्ञान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पारा शिक्षक अब किस नाम से जाने जाएंगे? तो जो पारा शिक्षक हैं अब वो सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे, है ना। वो जो है अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे, यहाँ पर आपको याद रखना है। अब इसमें क्या है कि इनका जो अनुदय है, जो अमाउंट है वो बढ़ाया गया है ना। तो वैसे शिक्षक जो नॉर्मल है, जिन्होंने टेट पास नहीं किया है, तो बिना टेट वाले का जो है 40%, और जो टेट पास हैं उनको 50% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर इसको याद रखना है, और क्या कहा जाएगा? सहायक अध्यापक कहा जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में रीडिंग रूम का निर्माण किया जाएगा? तो एक तरह से ये लाइब्रेरी है, और ये जो है रांची में ये स्टैब्लिश किया जाएगा। धीरे धीरे हो सके बाकी जिलों में भी इसको जो है बनाया जाए, लेकिन फिलहाल ये जो है रांची में इसे स्टैब्लिश किया जा रहा है। ओके, कहाँ पर? रांची में। रीडिंग रूम कहते हैं, जिला पुस्तकालय के रूप में जो है इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। ऑप्शन बी रांची। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड के विद्यार्थियों के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस स्कीम को शुरू किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर जिस स्कीम की बात हो रही है, तो उसको शुरू करने का मकसद ये है कि कोई भी छात्र या फिर छात्रा, है ना, तो वो अगर हायर एजुकेशन की पढ़ाई करते हैं तो उनको लोन की ज़रूरत होती है। अब लोन लेने में काफ़ी कठिनाई होती है ना? बहुत सारे गारंटी माँगे जाते हैं। ओके, तो इसको ध्यान में रखते हुए उनको दिक्कत ना हो पैसे लेने में, तो इसके लिए क्या है कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम स्टार्ट किया जा रहा है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम, है ना। ऑप्शन बी गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के सहयोग से झारखंड के किस शहर में साइंस सिटी की स्थापना का प्रस्ताव है? तो साइंस सिटी जो है ये रांची में स्टैब्लिश किया जाएगा, है ना। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र रांची में जो है भारत सरकार के द्वारा, ये भारत सरकार के सहयोग से ही स्टैब्लिश किया जाएगा साइंस सिटी। कहां पर? रांची में। ओके। अगला क्वेश्चन है, आगामी वित्तीय वर्ष में किस जिले में तारामंडल की स्थापना का जो कार्य है वो पूर्ण करके संचालन की कार्रवाई जो है स्टार्ट कर दी जाएगी, है ना। तारामंडल की बात हो रही है, तो तारामंडल जो है दुमका और देवघर, है ना। दुमका और देवघर, ये जो 2 जिले हैं, दुमका देवघर, लगभग बन ही गया है। तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि ये जो वित्तीय वर्ष है 2022 से 23, तो इसमें ये स्टार्ट हो जाएगा। पूरा करके अभी पूरी तरह से लगभग हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, तो पूरा करके इसे स्टार्ट भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दुमका और देवघर इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, मेडिको सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मेडिको सिटी क्या है कि बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि हेल्थ से जुड़े हुए हैं, है ना। इस पर एक अलग से वीडियो चाहिए होगा क्योंकि बहुत सारे टर्म्स इसमें हैं। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि हेल्थ से जुड़े जो स्कीम्स हैं उनमें से एक स्कीम ये है कि रांची में जो रिन पास है ना, तो इसमें मेडिको सिटी की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन ए रांची रिन पास। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो जिला अस्पताल होता है इसको अपग्रेड किया जाएगा, है ना। हर अस्पताल में 300 बेड लगाए जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे स्कीम्स हैं, टर्म्स हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए रांची रेन पास हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी लोगों के घरों में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार ने कब तक का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है कब तक का? वो रखा गया है 2024 तक का। ऑप्शन सी 2024 इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना।
इसका आंसर 2024 हो जाएगा। और इसमें क्या है कि स्कीम जो है, जैसे कि ये उम्मीद की जा रही थी, ये तो खैर 2024 तक है ही, इसका काम पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ क्या है कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी से सटा जो भी शहर है, वैसे तो साहिबगंज ही है, एक ही है, जो भी क्या एक ही शहर है ना, साहिबगंज। लेकिन इसी क्षेत्र में, इसी संथाल परगना में कौन कौन सा आ जाता है? इसी संथाल परगना में साहिबगंज के अलावा गोड्डा आ जाता है, दुमका आ जाता है, पाकुड़ आ जाता है। तो यहाँ के लोगों को भी गंगा नदी से जो है पानी उपलब्ध कराया जाएगा, पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सब पेयजल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 2024। ओके। अगला क्वेश्चन, राज्य में कुपोषण की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से दाल वितरण योजना के तहत कितने रुपए में प्रति किलो दाल उपलब्ध कराया जाएगा? तो प्रति किलो दाल जो है ये 1 रुपए है ना, 1 रुपए प्रति किलो दाल के रेट से जो है ये उपलब्ध कराया जाएगा। ओके। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 किलो। और ये जो है दाल वितरण योजना, इसका नाम ही है दाल वितरण योजना। ठीक है, दाल वितरण योजना। इसमें क्या है कि जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय खाद्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड झारखंड राज्य झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा वितरण अधिनियम, सॉरी, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा, इसका अधिनियम और इसका योजना है ना। तो इन दोनों से जो कवर्ड फैमिली है, तो उनको इस योजना के तहत इसका लाभ दिया जाएगा, 1 रुपए प्रति किलो दाल, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सारथी योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री सारथी योजना क्या है कि वैसे छात्र छात्राएं जो कि डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, है ना, मतलब ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट है, और वो नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इनसे इस योजना से मदद दिया जाएगा, है ना। तो छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाना, उच्चतर शिक्षा के लिए, फसल संबंधी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे कंडीशंस होंगे, फुलफिल करना होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा वर्ष 2022 से 23 में कितने युवाओं के कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर जो टारगेट रखा गया वो 1 लाख युवाओं को टारगेट मानकर चला गया है कि इतने युवाओं का जो है कौशल प्रशिक्षण करवाया जाएगा। ओके, ऑप्शन बी 1 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट है, मरांग गोम के, है ना, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के दायरा को बढ़ाते हुए किस वर्ग के छात्रों को शामिल किया गया है? इसमें पहले क्या था? इसमें पहले शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स ही शामिल थे, है ना, जो विदेश में पढ़ाई कर सकते थे। अब इसमें शेड्यूल कास्ट, जो पिछड़ा वर्ग है, और अल्पसंख्यक, इन तीनों को इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये आप याद रखेंगे। और इसमें क्या है कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड किंगडम के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें इसका एक अलग डिटेल वीडियो चाहिए होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको ये जानना पड़ेगा कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं और कौन कौन से उसके अंतर्गत कौन कौन से कंट्री हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं। इस बार क्वेश्चन आया था जो जेपीसी पीटी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें यही पूछा गया था कि इसमें से कौन सा, ऑप्शन दिया गया था, इसमें से कौन सा यूनिवर्सिटी इसके तहत शामिल नहीं है। तो ये आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ये सब योजना का क्लास है, ये मैंने बताया, चूंकि अब ये अपडेट हो गया, अब ये फिर से बताया जाएगा। ओके, यही कारण है कि योजना के लेक्चर को रोका गया था, इसी चीज का वेट किया जा रहा था, बजट का। अब उसको जो है फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। उसका लगभग हम लोगों ने 18 से 19 लेक्चर कंप्लीट किया है और लगभग 50 योजना को हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सभी को। नेक्स्ट है, किस शहर के बायोडायवर्सिटी पार्क को पीपीपी मोड के तहत इको टूरिज्म पार्क के सिद्धांत पर विकसित करने का प्रस्ताव है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नामकुम। नामकुम जो कि रांची में है, रांची में बायोडायवर्सिटी पार्क है, तो इसको इको टूरिज्म पार्क के सिद्धांत पर डेवलप किया जाएगा। ऑप्शन बी नामकुम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत पलामू बाघ आरक्ष में वन्य प्राणियों की सुरक्षा, भोजन, विकास कार्य आदि के लिए योजना के अनुदान मद से राशि उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसमें किस चीज की बात हो रही है? इसमें बात हो रही है पलामू टाइगर रिजर्व की, है ना, पलामू टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। ओके, तो ये जो है पलामू टाइगर रिजर्व, इसमें क्या है कि यहाँ के जो वन्य प्राणी हैं, है ना, तो इसमें बहुत तरह का चीज किया जाएगा, डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं।
तो इसके लिए एक स्कीम बनाया गया है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन अनुदान। ये इसका नाम है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में कितना किलोमीटर ग्रामीण पथों के निर्माण या सुदृढ़ीकरण का जो होता है वो करने का प्रस्ताव है। तो इसमें जो टारगेट रखा गया है ये 1000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया है कि ग्रामीण जो पथ है उसका निर्माण किया जाएगा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, है ना। तो यहाँ पर टारगेट क्या है? यहाँ पर टारगेट है 1000 किलोमीटर। और बहुत सारे डेटा हैं कि टोटल कितने रोड हैं, तो उस वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि कितने टारगेट रखे गए हैं। 1000 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा 2022 से 23 तक। अगला है आगामी वित्तीय वर्ष में आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साहिबगंज, है ना। तो साहिबगंज जो है यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। ओके, और इसमें क्या है कि मेनली यही था कि जो आर्थिक है सामाजिक है ये डेवलपमेंट हो पाए इस सिटी का। मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है साहिबगंज में उसी के नज़दीक है ये। ओके, तो ऑप्शन सी साहिबगंज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य में वैमानिकी प्रशिक्षण गतिशीलता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से किस सोसाइटी का गठन करने का, ये हाँ वैमानिकी हो गया, फ्लाइंग से रिलेटेड जो प्रशिक्षण होते हैं तो उसमें गतिशीलता प्रदान करने के लिए कौन से सोसाइटी का गठन किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका आंसर हो जाएगा झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, है ना। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या है कि और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एयर एम्बुलेंस है, एयर एम्बुलेंस को भी जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। और राजकीय नागर राजकीय राजकीय नागर राजकीय नागर विमानन विमानन नीति इसको भी लाया जाएगा 2022। बहुत कुछ अपडेट होने वाला है इसमें। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आगामी वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में किस जिले में हवाई अड्डे का प्रस्ताव है? तो किस जिले में हवाई अड्डे का प्रस्ताव है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा साहिबगंज, है ना। साहिबगंज में हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। साहिबगंज में हवाई अड्डे का प्रस्ताव है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा सोलर एनर्जी के माध्यम से कितनी बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 1000 मेगावाट, है ना। सोलर एनर्जी के लिए सोलर पॉलिसी भी लाए जाने का प्रावधान जो है वो रखा गया है, सोलर पॉलिसी, ठीक है। और ये टारगेट रखा गया कि सोलर एनर्जी का यूज करके जो पावर जनरेट किया जाएगा उसका लगभग अमाउंट कितना टारगेट रखा गया? 1000 मेगावाट, ठीक है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1000 मेगावाट। ओके, और इसमें क्या है कि बहुत सारे उद्योग भी लगाए जाएंगे जो सोलर पावर प्लांट पे बेस्ड होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गरीब और किसानों पर बिजली बिल का बोझ कम करने के उद्देश्य से कितने यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का प्रस्ताव है? इसका ऑप्शन बी 100 यूनिट हो जाएगा। 33 का 100 यूनिट, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन आईटी एंड आईटीज बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि प्रक्षेत्रों में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्टअप कैपिटल वेंचर फंड, ऑप्शन ए स्टार्टअप कैपिटल वेंचर फंड, ये इसका आंसर है, ठीक है, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट है हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विकास के लिए किस शहर में झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन को आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ करने का प्रस्ताव है? तो ये जो है ये कहाँ पर है? ये रांची में है। ये कहाँ पर है? ये है रांची में, है ना। रांची में है और इस साल से जो है इसमें शैक्षणिक सत्र स्टार्ट कर दिया जाएगा, नया सेशन जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रांची, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और है, देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है झारखंड के सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में किस शहर में आधुनिक सिटी बस सेवा प्रारंभ किए जाने की योजना है? तो आधुनिक सिटी जो बस सेवा है ये कहाँ कहाँ स्टार्ट किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर रांची हो गया, ठीक है, जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया। तो ये 3 शहर जो हैं इसमें आधुनिक सिटी बस सेवा जो है स्टार्ट किया जाएगा। ओके, और ऐसा है कि इसके अतिरिक्त ये जो शहर हैं
इसमें अंतरराज्य बस स्टैंड का भी निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इस तीनों में अंतरराज्य बस स्टैंड का भी निर्माण किया जाएगा। वैसे पहले से ही है, लेकिन और भी जो है इसको डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, युवाओं के सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं खेल विकास हेतु राज्य के गांव में किनके नाम पर युवा क्लब की स्थापना की जाएगी? तो युवा क्लब की जो स्थापना की जाएगी वो किस शहीद के नाम पर इसका स्थापना किया जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 37, इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हू। इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हू, है ना। सिद्धू कान्हू युवा क्लब, सिद्धू कान्हू युवा क्लब, इसकी स्थापना की जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस शहर में एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची। ठीक है, तो ये 38 क्वेश्चन था और जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। इससे लगभग क्वेश्चन जो है आपका पकड़ में आ जाएगा। बाकी जो चीजें जैसे कि जेपीसी के लिए पढ़ना है तो इससे थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये जेसीसी के लिए सफिशिएंट है। ओके, इसी को एक बार आप पढ़ लीजिए, शाम को जो सीरीज चलेगा होमवर्क का तो उसमें ही काफी मदद देगा आपको। चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में, धन्यवाद।